Hello students, welcome to today's newspaper analysis। पहले ट्रिब्यून से शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर इंडिया वांट्स चाइना टू पुल बैक 10,000 ट्रूप्स। आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में रिसेंट टाइम्स में बॉर्डर को लेकर खासतौर पर लद्दाख के एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास दिक्कतें चल रही हैं और रीसेंट टॉक्स के बाद इंडिया ने चाइना को कहा है कि आप अपने 10,000 जवान वहां से हटाइए। लद्दाख में जो LAC है वो लगभग 826 किलोमीटर लंबी है और 3 जगहों पर बातचीत हुई है जहां मोदी जी की तस्वीर है उसके नीचे बता रखी है गलवान वैली, गोगरा एट हॉट स्प्रिंग्स एंड फिंगर 4 ऑफ पेंगोंग सो। पेंगोंग सो एक लेक है, ये आपने किसी न किसी 3 इडियट्स मूवी के एंड में आपने देखी होगी पेंगोंग सो। तो इन 3 जगहों पर बातचीत हुई है। यू मस्ट नो द नेम ऑफ दीज 3 प्लेसेस। दीज आर लोकेटेड इन लद्दाख अलोंग LAC जहां पर अभी टेंशन चल रही है। देन उसके बाद फर्स्ट पेज के ऊपर ही एक न्यूज है, यूनाइटेड नेशन सेज 49 मिलियन मोर विल बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। कोविड-19 के कारण जो दिक्कतें चल रही हैं उसके कारण यूनाइटेड नेशंस ने ये बात कही है। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये बात कही है कि जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना शुरू करें, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको यूनाइटेड नेशंस की दे देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश और मेंटेन करने के लिए काम करती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बॉडी बनी। 193 इनके मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है। 1945 में ये बॉडी बनी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप साथ में डेवलप कर लिया कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 1 के ऊपर सेंटर ग्रांट्स पंजाब ₹638 करोड़, हिमाचल प्रदेश टू गेट 952 करोड़। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज द 3rd मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,195 करोड़ टू 14 स्टेट्स एज पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ये एक मेथड होता है सेंटर गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने का। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कहीं पर कोई लॉसेस होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन में तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है और ये ग्रांट जो है उन दी जाने वाली ग्रांट्स में से एक मेजर ग्रांट मानी जाती है। तो इसी ग्रांट के तहत पंजाब को 638 करोड़ मिलेंगे, स्पेशली कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। और इसी न्यूज के एंड में 14 स्टेट्स का नाम दे रखा है, 1-2 बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी न्यूज में यहां लिखा है 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके चेयरपर्सन इस समय मिस्टर NK सिंह है। इस बॉडी का मेन काम होता है रेवेन्यू शेयरिंग, पैसे की शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ऑल ओवर इंडिया से टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा होता है और उस की डिवीजन का काम जो है वो आमतौर पर रेवेन्यू की डिवीजन का काम फाइनेंस कमीशन के कहने पर किया जाता है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट्स के बीच में बांटा जाए। और ये जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन है इसका गठन जो है वो 2017 में हो गया था, लेकिन इनका जो वर्किंग टेन्योर रहेगा वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में ये काम करेगा। तो जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बताया, फाइनेंस कमीशन का एक मोटा मोटा सा काम बताया, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन न्यूज के आसपास बिल्डअप करने की कोशिश किया कीजिएगा। उसके बाद इसी पेज के ऊपर एक न्यूज आती है लॉयन नंबर एट गिर अप 29%। गिर जो है ये गुजरात में एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वहां पर टाइगर्स का जो लॉयंस का जो एशियाटिक लॉयन है उसका सबसे बड़ा घर दुनिया में यही है और 29% जो है वो पॉपुलेशन बढ़ी। यहाँ एक ब्लॉक के अंदर बता रखा है 2015 में पॉपुलेशन 523 थी, 2020 में 674 हो गई और जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो भी बड़ा है। ये 22,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 523 रहते थे इसमें 2015 में और
30,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हो गया 2020 में, जिसके अंदर 674 लॉयंस इस समय जो है वो रह रहे हैं, और एरिया में भी 36% का ग्रोथ हुआ है। इससे पता चलता है कि एशियाटिक लॉयन के ऊपर जो कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड टू ब्रिंग द फ्रूट्स आउट नाउ। 15th एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो है वो जून 5 से जून 6 के बीच में होना था, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस समय एक जो एक्सरसाइज की गई थी नंबर को काउंट करने के लिए, दैट वाज पूनम अवलोकन, और ये डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन या ब्लॉक काउंट मेथड इसको कहा जाता है। इसमें पूरे जंगल को ब्लॉक्स मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है वेजिटेशन वाइज, और उसके अंदर फिर टाइगर्स का नंबर जो है वो टूरिंग पार्टीज द्वारा काउंट किया जाता है। इसको ब्लॉक काउंट मेथड कहा जाता है। यू मस्ट नो द टर्म्स अनअटेंडेड नहीं जानी चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर एक एमपी वर्सेस पंजाब का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पंजाब और मध्य प्रदेश इंडिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स में आते हैं। मध्य प्रदेश ने क्लेम किया था कि उन्होंने पंजाब की वीट प्रोडक्शन को सरपास कर लिया। बाद में पता चला कि पंजाब की वीट प्रोडक्शन अभी भी मार्जिनली मध्य प्रदेश से ज़्यादा है। 127.67 LMT लाख मीट्रिक टन्स पंजाब की प्रोडक्शन है, 127.65 LMT मध्य प्रदेश की प्रोडक्शन है। तो द वीट इसी तरह इसी में नीचे दे रखा है, वीट इन पंजाब is grown over 35 lakh hectares whereas it is grown over 80 lakh hectares in MP। एरिया MP का ज़्यादा है। इस तरह के फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। The wheat yield in MP is about 3 lakh tons per hectare, जबकि पंजाब में it is 5 tons per hectare। मध्य प्रदेश में it is 3 tons per hectare और पंजाब में it is 5 tons per hectare। तो उसके बाद नेक्स्ट यहीं पर लेबर क्राइसिस चल रहा है। तो मैकेनाइज्ड सोइंग पंजाब में चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। DSR मशीन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के लिए इस्तेमाल होती है। ये लेबर को भी कट करती है, लेबर कॉस्ट को कट करती है, और सोइंग की स्पीड भी इस मशीन की वजह से तेज़ रहती है। और 4400 ऐसी मशीन इस समय पंजाब के अंदर ऑपरेटिव हैं। तो आपको मशीन का नाम पता होना चाहिए, DSR मशीन। कॉटन सोन ऑन 4.9 लाख हेक्टेयर्स इन स्टेट। एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट ये खबर है। तो कॉटन की सोइंग जो है वो पंजाब में शुरू हो गई है। अगर आप कभी पंजाब की कॉटन बेल्ट ढूंढने जाएंगे तो संगरूर, बठिंडा, ये जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा फेमस है कॉटन ग्रोइंग के लिए पंजाब में। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लिया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसमें देखें तो पेज नंबर 4 के ऊपर एक जनरल सा फैक्ट है कि IIM इज़ इन अमृतसर। ये आपको जनरल सा फैक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ब्रांच अमृतसर में है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 5 के ऊपर एक हेडलाइन है, लाइसेंस फॉर सैनिटाइजर्स इशूड बाय आयुष डिपार्टमेंट क्वेश्चन। तो इसमें से जो मेन चीज़ जानने वाली है, पहली तो बात आयुष जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आयुष की फुल फॉर्म इट इज़ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1995 में इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी था। 2003 में इसका नाम आयुष कर दिया गया और 2014 में इसको एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का रूप दे दिया गया और योगा और नेचुरोपैथी इसके अंदर ऐड कर दिए गए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आयुष के बारे में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद पेज नंबर 5 के ऊपर ही वी हैव राइट ओवर SYL वाटर्स। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल नहर। तो सतलुज और यमुना के पानी को लिंक करके पंजाब हरियाणा की बेल्ट में पानी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। 214 किलोमीटर लंबी ये नहर है, लेकिन लीगल डिस्प्यूट्स में अटकी हुई है पंजाब और हरियाणा के क्लेम्स के कारण। हरियाणा ने अपना सेक्शन जो है उसको कंप्लीट कर दिया है और बट स्टिल इट इज़ ए लीगल इशू, जिसके ऊपर हम डिटेल में बातचीत किसी दूसरे वीडियो के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद
एडिटोरियल्स के पेज के ऊपर अगर हम चलें तो टेकिंग चाइना हेड ऑन, इंडिया हैज मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट बकल अंडर एनी प्रेशर। तो इस तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में आपको एक स्टोरी लाइन डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इस समय सिक्किम के एक सेक्शन में नाकुला और इसी तरह लद्दाख में जो है LAC के अलोंग इस समय टेंशन चल रही है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने चाइनीज प्रेशर के तहत सरेंडर करने से मना कर दिया है और हमने उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कन्फ्रंट किया है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको डेफिनेटली जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर एम्पावर द UN टू डू अवे विद वीटो। अगर आपको मैं इसके बारे में हल्की फुल्की सी बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, और जहां तक वीटो पावर की बात है, वीटो पावर का मतलब होता है एक लिए गए डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर। तो इसी खबर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको एक टर्म मिलेगी P5, इनको परमानेंट 5 कहा जाता है। इसमें चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, USA ये P5 हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। तो ये किसी भी डिसीजन को ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके क्रैश कर सकते हैं। वो डिसीजन यूनाइटेड नेशंस में से थ्रू नहीं हो सकते। इसी तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो 15 मेंबर हैं, P5 5 मेंबर्स हो गए प्लस 10 मेंबर और हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको इतनी बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। इसी न्यूज में बोल्ड जो सेक्शन है उसके अंदर लिखा है देयर इज ए नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। जैसे इंडिया के बारे में बार बार कहा जाता है कि इंडिया को, जापान को, इस तरह की जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको परमानेंट मेंबर्स बनाना चाहिए, P5 को एक्सपेंड किया जाना चाहिए, और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मामले हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में 2/3 मेजॉरिटी से पास हो और किसी मेंबर के पास वीटो पावर ना हो। दीज आर फ्यू ऑफ द डिमांडेड अमेंडमेंट्स। उसके बाद इसी खबर में आप 1 2 3 4 5वें कॉलम के अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ 2-3 बॉडीज के नाम है। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, 1961 में ये बॉडी बनी, इटली रोम में इनका हेडक्वार्टर है और ये यूनाइटेड नेशंस की फूड असिस्टेंस ब्रांच है। दुनिया में फूड के ऊपर ये काम करती है। उसके बाद इसी के साथ UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट के मुद्दों पर काम करने वाली डेडिकेटेड ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की, 1965 में बनी। इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोसॉक है। उसके बाद UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, 1950 जिनीवा में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, 1950 में ये बॉडी बनी। तो इस तरह की छोटी छोटी इन्फो साथ में आप नोट डाउन जरूर किया कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर किलिंग एक्सपोजेस वल्नरेबिलिटी ऑफ पंचायत मेंबर्स। तो इसमें अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली एक सरपंच मिस्टर पंडिता की जो है वो किलिंग की गई। हिजबुल मुजाहिदीन जो है इस संगठन ने मिस्टर अजय पंडिता भारती की डेथ की जिम्मेदारी ली और इन्हीं का एक न्यूली फॉर्म्ड फ्रंट था TRF, द रेनेसॉ फ्रंट। उन्होंने क्लेम किया कि हमने इस किलिंग को किया है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको जब भी कभी आप इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दों के ऊपर लिखेंगे तो दे कैन हेल्प यू आउट। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर श्रीलंका पार्लियामेंट्री पोल ऑन 5th of August। श्रीलंका में पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं। ये एक स्नैप पोल होगी। इसमें से जो टर्म पकड़ने वाली है वो है स्नैप पोल। स्नैप पोल का मतलब होता है कि जब शेड्यूल्ड टाइम से पहले ही चुनाव हो जाएं तो दीज आर कॉल्ड एज स्नैप पोल। तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट, स्नैप पोल।
देन उसके बाद इसमें से स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग फर्म है, अमेरिकन रेटिंग फर्म है, जिन्होंने इंडिया को BBB नेगेटिव रेटिंग दिया है फॉर द 13th ईयर इन ए रो। ये रेटिंग्स का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको जानकारी दे दूं, ये जो रेटिंग्स होती हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए एक इंडिकेटर होती हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री के अंदर कितनी फ्रूटफुल होंगी, कितनी सेफ होंगी। तो ये एक तरह से एक बेंट ऑफ माइंड को प्रभावित करती हैं इन्वेस्टर के। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स में इंडियन इकोनॉमी की जो फोरकास्ट है उसमें बताया गया था कि इंडियन इकोनॉमी विल श्रिंक बाय 5%, घटेगी 5% इंडियन इकोनॉमी इस साल के अंदर। लेकिन इन्होंने 2021-22 में इंडिया की इकोनॉमी की प्रोजेक्शन दी है 8.5% ग्रोथ की और 2022-23 में 6.5% ग्रोथ की। वैसे इंडियन इकोनॉमी पिछले 11 सालों में 2019-20 में अपनी स्लोएस्ट पेस से ग्रो की 4.2%। इसी पैराग्राफ के लास्ट सेक्शन के अंदर बता रखा है, इसी न्यूज के लास्ट सेक्शन के अंदर बता रखा है कि मूडीज जो है ये भी एक रेटिंग फर्म है। इन्होंने भी इंडिया की रेटिंग को रिसेंटली लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड तक जो है वो डाउनग्रेड किया था। और एक उसके बाद फिच भी जो है ये भी एक रेटिंग फर्म है, इन्होंने भी इंडिया की रेटिंग को BBB नेगेटिव किया था और इतना जरूर कहा कि एक स्टेबल आउटलुक है इंडिया का और इंडियन इकोनॉमी जो है वो रीबाउंड करेगी आने वाले समय में। तो यहां से 3 फर्म्स के नाम, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच। तो एक जनरल फैक्ट आपको बता दूं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच ये तीनों अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा दी गई रेटिंग्स का प्रभाव हमेशा इन्वेस्टर के माइंड के ऊपर रहता है। उसके बाद असम के अंदर एक ऑयल वेल के अंदर जो है इस समय बहुत ज्यादा आग लग गई है लीकेज के कारण और ऑयल इंडिया लिमिटेड के 2 स्टाफर्स को 2 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया और ये जो गैस वेल है ये बागजन नाम की एक जगह है असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन टू बी नोटेड। और उसके बाद एनफोर्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, फॉर्मर मिनिस्टर राइट्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने इंडिया के चीफ जस्टिस मिस्टर बोबड़े को लिखा है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, हमारे संविधान के अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी तो है, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी शुड ऑल्सो बी देयर। डेथ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर आर्टिकल 20-21 इन्हीं 2 चीजों के साथ पर्टेन करते हैं। तो राइट टू डाई भी राइट टू लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह का छोटा सा एनालिसिस आप जरूर पढ़ा कीजिए। कुछ दूसरे न्यूज़पेपर में से इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, चाइना रीचेस अकॉर्ड विद इंडिया ऑन LAC स्पैट। स्पैट का मतलब जो अभी रिसेंट टेंशन हुई थी, तो चाइना का एग्रीमेंट हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास पार्शियल डिसएंगेजमेंट का। दोनों साइड के ट्रूप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं करेंगे। आज भी एक मेजर न्यूज़पेपर के अंदर G7 की एक्सपेंशन, ग्रुप ऑफ 7 की एक्सपेंशन को लेकर जो है वो एक आर्टिकल छपा है। तो आप YouTube चैनल SKI ब्रेन ट्रेन के ऊपर जाकर G7 से जुड़ा हुआ वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर से आपको मिलेगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। चाइना डिसरिगार्डिंग हिस्टोरिक कमिटमेंट्स ऑन नाकुला। अगर आप नाकुला के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको 9 मई
के बारे में पता होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां सिक्किम में से गुजरती है वहां पर एक पास है नाकुला, जहां पर एक मेजर स्कफल हुआ था इंडियन और चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। चाइना इस टेरिटरी को अब रिसेंट टाइम्स में क्लेम करने लग गया है, जबकि 1890 में, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1819 में सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन हुई थी और ये कन्वेंशन इंडिया की ओनरशिप का प्रूफ है एज फार एज सिक्किम इज कंसर्न। इस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में लिखा गया है, द बाउंड्री ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत शेल बी द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज सेपरेटिंग द वाटर्स फ्लोइंग इनटू द सिक्किम तीस्ता। सिक्किम वाली साइड में पानी उतरकर आता है पहाड़ों से तीस्ता रिवर में, और तिब्बत वाली साइड में मोचू नाम की और वहां पर जो और नदियां हैं उस तरफ पानी उतरता है। तो इस तरह से जब बाउंड्री डिमार्केट की जाती है इसको वाटरशेड प्रिंसिपल कहा जाता है। तो 1894 में भी ये बताया गया था कि जो बाउंड्री है वो नाकुला चौटन न्यामला जोन के अलोंग है, इंडिया के सिक्किम की और चाइना के तिब्बत की। और उसके बाद आप आगे चलेंगे तो 2003 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबाओ के बीच में जब मैप्स का एक्सचेंज हुआ तो उस समय तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन को इंडिया ने चाइना का हिस्सा माना और सिक्किम को चाइना ने इंडिया का हिस्सा माना। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बीच में बोली, नोट देम डाउन, दीज आर हाईली क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट्स। रिसेंट टाइम्स में जो इंडिया चाइना का आपस में इस समय टेंशन चल रहा है उसका एक ट्रिगर पॉइंट भी आपको बताता हूं। LAC के अलोंग इंडिया एक बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसको DSDBO रोड कहा जाता है। DSDBO रोड इज डाबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, 255 किलोमीटर लॉन्ग ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है इंडिया की तरफ से। और चाइना इंडियन प्रेजेंस को इस इलाके में हैम्पर करने के लिए शायद इस तरह के टैक्टिक्स LAC सिक्किम में और लद्दाख के आसपास अपना रहा है। रिसेंटली पब्लिश्ड QS ग्लोबल रैंकिंग में, QS इज क्वाक्वारेली सिमंस, ये एक दुनिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने का मेथड है। QS UK से ये पब्लिश होता है और टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में इस बार इंडिया के 3 इंस्टीट्यूशंस को जगह मिली है। टॉप 100 में इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। टॉप 1000 में इंडिया के 21 इंस्टीट्यूट्स हैं और अमेरिका का मैसाचुसेट्स MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया में नंबर 1 पर आया है। 2021 के लिए रैंकिंग जारी की गई है। 2021 में 21 की रैंकिंग के अनुसार IIT बॉम्बे 172nd रैंक के ऊपर है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 185th नंबर पर है और IIT दिल्ली 193rd नंबर पर है। IIT मद्रास 275, IIT खड़गपुर 314, IIT कानपुर 350, IIT रुड़की 383rd पोजीशन के ऊपर है। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप आप इन वीडियोस को सीरियसली सुनेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से बिल्डअप करके, करंट इवेंट्स को अच्छी तरह से बिल्डअप करके हम एग्जाम्स को अच्छी तरह से क्रैक कर पाएंगे। हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड।